नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे अभ्यर्थी एक बार सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करेंगे ताकि हर एक बच्चा जो एजीटीएट साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी एक जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अपना टारगेट बना रखा है कि हमें सरकारी जॉब में जाना है, तो उन बच्चों तक ये क्लास पहुँचे ताकि वो अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें। ये एग्रोनॉमी जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एग्रोनॉमी कह लो तो धड़कन है एग्रीकल्चर की, जान है एग्रीकल्चर की। इसको बिना पढ़कर आपकी कोई पहचान नहीं बन सकती। एग्रोनॉमी पढ़ना है तभी आपको एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑयल सीड के केस में। तो ऑयल सीड में हमने लास्ट क्रॉप रेपसीड एंड मस्टर्ड पर चर्चा की थी पिछली क्लासेस में। अब हम बात कर रहे हैं, आज अंतिम क्लास होगी हमारी ऑयल सीड क्रॉप पे। कल हम पढ़ेंगे फॉडर क्रॉप, चारे वाली फसलें। और चारे वाली फसलें बहुत ही शॉर्ट पढ़ेंगे, एक ही लेक्चर में पूरा कवर कर लेंगे। चारे वाली जो भी फसलें हैं जैसे रिजका हो गई, बरसीम हो गई, जई हो गई, हाथी घास हो गई, सूडान घास हो गया, इनको एक ही लेक्चर में कंपाइल कर लेंगे। बहुत ही शॉर्ट वे में इनसे क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम फाइबर क्रॉप जब पढ़ेंगे, कॉटन पढ़ेंगे, जूट पढ़ेंगे, ठीक है, सनहम पढ़ेंगे, मेस्टा पढ़ेंगे। इनको फाइबर क्रॉप में इनको दो तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। आज 39 नंबर का क्लास है, 40 नंबर का क्लास हमारा फोल्डर में आ जाएगा लगभग लगभग, आप मान के चलो। उसके बाद शुगर केन के दो पार्ट होंगे, दो पार्ट आपके टोबैको के होंगे, दो पार्ट पोटैटो के होंगे। तो 6 वो और 40 ये और 2 वो। तो आप ये मान के चलो 48 से 49 पार्ट में आपका पूरा क्रॉप प्रोडक्शन हो जाएगा। जिन बच्चों को क्रॉप प्रोडक्शन का नोट्स चाहिए होगा तो हम अपने एप्लीकेशन में फ्री नोट्स वाले कॉलम में पीडीएफ अपलोड कर देंगे। तो वो बच्चे हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, उसके बाद वहाँ से वो नोट्स डाउनलोड कर सकेंगे और आप अपना उसका जीरोक्स करवा के या उसी ऐप से आप पढ़ सकोगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सरसों, रेपसीड एंड मस्टर्ड की क्रॉप पढ़ रहे थे हम लोग। और रेपसीड एंड मस्टर्ड में हम लोगों ने बहुत कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर ली थी और अब हम लोगों को पढ़ना है, इनकी कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटीज वगैरह के बारे में जानना है और अच्छे से विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हम लोगों ने सारा कुछ क्रॉप पढ़ लिया था, डिजीज वगैरह बचे हुए थे, वैरायटी बची हुई थी, तो हम चर्चा करेंगे वैरायटी के ऊपर। तो हम बात करते हैं वैरायटी पे। जब चर्चा करेंगे, एक बार सेशन को शेयर करते रहिएगा, सेशन को शेयर रुकना नहीं चाहिए ताकि हर बच्चा जुड़ सके। वाईडी परिवार आपके हर संभव प्रयास के लिए तत्पर है, क्योंकि प्लेलिस्ट बनाकर हम आपको एग्रोनॉमी दे रहे हैं। ये भी नहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कंप्लीट एग्रोनॉमी मिलेगा आपको ए टू जेड। जो भी आपके एग्जाम में सिलेबस दिया हुआ है, हर एक टॉपिक को हम कवर करते हुए चलेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम रेपसीड एंड मस्टर्ड की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेपसीड की। तो रेपसीड में हम बात करेंगे सबसे पहले सरसों की। तो सरसों में हम दो चीजों को पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं पीली सरसों। क्या पढ़ते हैं? पीली सरसों। और एक पढ़ते हैं हम भूरी सरसों। क्या पढ़ते हैं? भूरी सरसों। अब पीली सरसों का नाम क्या होता है साहब? तो नाम होता है इसका ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस होता है। वैरायटी येलो सरसों, वैरायटी येलो सरसों। ठीक है, ये इस प्रकार से येलो सरसों लिख के आता है। बात करते हैं भूरी सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, वैरायटी ब्राउन सरसों, ब्राउन सरसों, ब्राउन सरसों। ये हो गया हमारा सरसों के केस में, हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं तोरिया का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? रेपसीड बोलते हैं। सरसों और तोरिया दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? रेपसीड बोलते हैं। तोरिया का नाम क्या होता है?
तो तोरिया का नाम होता है ब्रेसिका रापा। क्या नाम होता है? ब्रेसिका रापा होता है। सलजम का भी यही नाम आपको देखने को मिलता है, ब्रेसिका रापा। तोरिया का भी क्या नाम होता है? ब्रेसिका रापा होता है। अब हम बात करते हैं मस्टर्ड की, बात कर लेते हैं। उससे पहले हम गोभी सरसों की बात करेंगे। गोभी सरसों, गोभी सरसों, गोभी सरसों। गोभी सरसों का नाम होता है ब्रेसिका नेपस। अभी हम पढ़ा चुके हैं नगेरू का यू ट्रायंगल, तो ब्रेसिका नेपस के बारे में आप जान लेना कि कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं फटाफट से। 100% सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, ये भी लिख लेना। 100% सेल्फ पॉलिनेटेड। कैसा होता है? 100% सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। कौन सा? गोभी सरसों। ठीक है, अब हम बात करते हैं इथोपियन सरसों। इथोपियन सरसों, इथोपियन सरसों, इसका नाम क्या होता है? ब्रेसिका कैरिनाटा। ब्रेसिका कैरिनाटा, ब्रेसिका कैरिनाटा होता है। आगे हम बात करते हैं ब्रेसिका रिगुसा भी होता है, जिसको हम पहाड़ी सरसों कहते हैं। पहाड़ी सरसों, पहाड़ी सरसों, ब्रेसिका रिगुसा, ब्रेसिका रिग्यूसा, ये पहाड़ी सरसों होता है। उसके बाद एक होता है तारामीरा। तारामीरा होता है, और तारामीरा का नाम होता है इरुका सटाइवा। इरुका सटाइवा होता है तारामीरा का नाम, तो इरुका सटाइवा हम लोग लिख लेते हैं। और तारामीरा में होता है 28% तेल पाया जाता है। कितना? 28% तेल पाया जाता है। आप इसको फटाफट से नोट कर लेना कि तारामीरा में साहब तेल कितना पाया जाता है, तो 28% तेल पाया जाता है। ये कुछ हमने नाम बता दिए अलग अलग, अगर आपसे पूछे जाएं तो आप अलग अलग इनके नाम बता सकते हो। ठीक है, सबके अलग अलग नाम बता दिए। आगे भी कुछ बचे हैं, मस्टर्ड के नाम बचे हैं, जैसे इंडियन मस्टर्ड और ब्लैक मस्टर्ड या बनारसी मस्टर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो उनके नाम भी हम लोग लिख लेंगे। पहले आप इनको फटाफट से नोट कर लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम थोड़ा साइड हो गए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बढ़िया से। आगे हम लोग चर्चा करेंगे अगले कुछ पॉइंट पर, अगले कुछ बिंदुओं पर। इसका आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सेशन को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करेंगे, ताकि हर एक बच्चा हमारी क्लास से जुड़ सके और अपने तैयारी को और बेहतर अंजाम दे सके। यहाँ तक हम बात कर लिए। अब हम मस्टर्ड की जब बात कर लेते हैं, मस्टर्ड की, तो मस्टर्ड पे चर्चा करते हैं। तो इंडियन मस्टर्ड और इंडियन मस्टर्ड और ब्लैक या बनारसी, ब्लैक या बनारसी मस्टर्ड, बनारसी मस्टर्ड, इंडियन मस्टर्ड, ब्लैक या बनारसी मस्टर्ड, इनका नाम क्या होता है? तो साहब इंडियन मस्टर्ड को हम बोलते हैं ब्रेसिका जंसिया। क्या बोलते हैं? ब्रेसिका जंसिया इसको बोलते हैं। और इसको बोलते हैं साहब ब्रेसिका नाइग्रा। ब्रेसिका नाइग्रा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्रेसिका नाइग्रा। ये हमने देखा, कुछ वैरायटियों का अवलोकन करना था, कुछ वैरायटियों के बारे में चर्चा करनी थी। यहां तक हमने देख लिया कि ये स्पीसीज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब इनकी वैरायटियों पर हम देखते हैं कि इनकी वैरायटियों से कैसे क्वेश्चन आता है। तो प्रजातियां लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे प्रजातियां, और जैसे जैसे हम आपको लिखाते जाएं वैसे वैसे आपको लिखना है और सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर भी करते रहना है।
जो बच्चे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वाईडी परिवार टेक्स्ट सीरीज लेकर के आया है मात्र 499 रुपए में, जिसमें मिलेंगे आपको बाइलिंगुअल फुल लेंथ के मोर देन 30 टेस्ट जो एग्जाम पैटर्न पर आधारित होंगे। इससे जुड़े हुए सभी तथ्य जानने के लिए हमारे YouTube पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप उस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के पास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा, क्योंकि एक भरोसेमंद संस्थान के साथ जुड़ोगे, आपके साथ बेहतर प्रयास किया जाएगा ताकि आप एग्जाम में और अच्छी परफॉर्मेंस कर सकोगे। क्वालिटी के साथ समझौता नहीं, इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। बहुत ही कम फीस में, अब पैसा नहीं बनेगा किसी की सफलता में बाधा, बहुत ही कम फीस में हम आपको पढ़ाएंगे और एग्रीकल्चर का वास्तविक ज्ञान हम आपको कराएंगे। इस बात को आप गांठ बांध के रख लेना कि कृषि शिक्षा हर एक बच्चे तक पहुंचेगा बहुत ही कम फीस में, ठीक है। हम बात करते हैं प्रजातियों के बारे में, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सरसों की। तो सरसों में हमारे पास दो बिंदु आते हैं, एक आता है पीली सरसों। क्या आता है? पीली सरसों। और पीली सरसों की हमें कुछ वैरायटी याद करनी है। तो पीली सरसों की कौन कौन सी वैरायटी हमको याद करनी है? तो एक तो है भाई साहब पीतांबरी, जिसको नाम से ही आप समझ जाओगे, पीतांबरी विनोय, विनोय YS24, YS येलो सरसों 24, ये है पीली सरसों की वैरायटी। उसके बाद हम बात करते हैं भूरी सरसों। भूरी सरसों, तो भूरी सरसों की कौन कौन सी वैरायटी हैं ये भी अपने को ध्यान देना है। तो भूरी सरसों में एक तो आता है पूसा कल्याणी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूसा कल्याणी, सुफला, BSH फर्स्ट। ये BSH फर्स्ट सनफ्लावर की हाइब्रिड वैरायटी भी है, परंतु BSH फर्स्ट आपकी ब्राउन सरसों की भी वैरायटी है। तो यहाँ पर हम सरसों की वैरायटी से अवगत हो चुके हैं। अब हमें पढ़ना है तोरिया की वैरायटी। तोरिया की वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग हम लिखवा रहे हैं, इसका मतलब अलग अलग ही आपको याद रखना है। जैसे भवानी सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है, भवानी, संगम, संगम पर प्रयागराज में कुंभ का मेला आयोजित हो रहा है, तो संगम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भवानी, संगम और टाइप 9 जिसको T9 भी कहते हैं, टाइप 9 जिसे T9 भी लिखा मिलेगा, तो T9 या टाइप 9 ये याद रखना। आप किसकी वैरायटी है? तोरिया की वैरायटी है। किसकी है? तोरिया की वैरायटी है। अब मस्टर्ड की कुछ वैरायटियां हैं जो आपको याद रखनी है। मस्टर्ड की कुछ वैरायटी जैसे वरुणा, वरुणा को T59 भी कहते हैं। उसके बाद वरदान, वैभव, क्रांति, सीता, वसुंधरा, आशीर्वाद, ठीक है। ये कुछ वैरायटियां हैं। और उसके साथ साथ पूसा बोल्ड, पूसा बोल्ड, पूसा गोल्ड गेहूं की है, पूसा बोल्ड मस्टर्ड की है। और K88, K88 जिसमें आपका लगभग 47 से 48% तक तेल होता है। और लिख लेना सर्वाधिक तेल, सबसे ज्यादा तेल, सबसे ज्यादा तेल किससे प्राप्त होता है? तो आप ध्यान रखोगे K88 से सबसे ज्यादा तेल प्राप्त होता है। अब ये वैरायटियां हमने आपको लिखवा दी। अभी आपको इंपॉर्टेंट वैरायटी नहीं लिखवाए हैं,
जिनसे अक्सर कर पेपर में क्वेश्चन आता है। अब आप कहोगे ये क्या सर, आपने इतनी सारी वेराइटी लिखवा दी, अभी आप कह रहे हो कि इंपॉर्टेंट नहीं लिखवाए हैं। कहने का मतलब ये तो हैं इंपॉर्टेंट, अब इससे भी इंपॉर्टेंट आने वाली हैं। बहुत ज्यादा तो मैं वेराइटी लिखवाता नहीं हूँ, मस्टर्ड में लिखवा रहा हूँ, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान देना, इस पर एक बार नजर डालना। और बहुत सारी वेराइटियां जो हम लिखवा दिए आपको, आप एक बार इसको याद भी कर लेना। जैसे आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रखोगे, तो स्क्रीनशॉट आप क्या करोगे, एक दिन के लिए एक क्रॉप की वैरायटी को आप अपने वॉलपेपर पे लगा लिया करो। जब भी मोबाइल की स्क्रीन ऑन करोगे सामने आएगा, आपको रट जाएगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने माइंड का इस्तेमाल करो, टेक्निकल दिमाग लगाओ। आप अपने दरवाजे के पीछे वैरायटी चिपका दो, एक बार, एक दिन में एक बार, कितनी बार दरवाजे खोलोगे आपके नजरों के सामने पड़ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। हर चीजें आप कॉपी में ही थोड़ी ना याद करोगे, आप हर जगह आप याद कर सकते हो। बस आप मन में ये बना लो कि हम हमको एग्रोनॉमी की हड्डियां तोड़नी है, बस नीलेश सर के साथ हम एग्रोनॉमी को तो हड्डियां तोड़ ही देंगे, बिल्कुल ऐसा जज्बा रखो और यकीनन करोगे कि हमें विश्वास है आप लोगों पे कि आप बहुत अच्छा करोगे। क्योंकि आप जब भी क्लास करते हो तो हम देखते हैं कि हमारी क्लास में स्टार्टिंग में जितने बच्चे लाइव आके क्लास देख रहे हैं वो लास्ट तक उतने बच्चे क्लास देखते हैं, और फालतू की बातें करने वाले बच्चे आते ही नहीं है हमारी क्लास में। जैसे इधर उधर के कमेंट कि सर कोर्स कब पूरा होगा, सर आप ऐसा फ्री में कंटेंट क्यों दे रहे हो, ऐसे वाले कोई बच्चे नहीं आते हैं। आराम से क्लास करते हैं शांति तरीके से और चले जाते हैं बढ़िया क्लास करके। अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, उनके क्वेश्चंस रहते हैं। आगे हम चर्चा करने वाले हैं कुछ वेराइटियों, जैसे फर्स्ट हाइब्रिड, मस्टर्ड पर ही चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट हाइब्रिड की जब बात आती है, फर्स्ट हाइब्रिड की, तो कौन सी वैरायटी है, NRCHV 506। NRCHV 506 जो है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो ये रामबाड़ वैरायटी है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। कब डेवलप हुई, 2009 में DRMR द्वारा विकसित, DRMR द्वारा विकसित। यहां तक बात समझ में आ गई। अब साहब DRMR क्या है, इसको भी निपटा लेते हैं, जो रास्ते में आएगा उसको निपटा लेंगे अपने। DRMR के बारे में देख लेते हैं क्या है। डायरेक्टोरेट, पहले ये DRMR नहीं था, ठीक है, ये DMRI था। अब डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, ठीक है, ये यहां तक हमने लिख लिया। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है साहब, हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये हेडक्वार्टर है सेवर, सेवर भरतपुर में पड़ता है। आप देखना सूर्यवंशम मूवी, उसमें देखते नहीं भरतपुर के जमींदार जी, तो भरतपुर कहाँ पड़ता है साहब, ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। अब ये हेडक्वार्टर तो बात कर लिया, अब ये संस्थान बना कब, तो 1993 में ये बन के तैयार हुआ, ये बन के तैयार हुआ। अगर हम पूछें कि इसके चेयरमैन कौन है, कि इसके चेयरमैन की जब बात आएगी तो इसके चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर PK रॉय, डॉक्टर PK रॉय इसके चेयरमैन हैं, डॉक्टर PK रॉय। ये 1993 में संस्थान बना, 2009 में इसने वैरायटी डेवलप की, कहाँ है, सेवर भरतपुर में। याद आ गया आपको, ठीक है। आगे हम बात करते हैं NRCHV 101, NRCHV 101 देर से बुवाई के लिए, देर से बुवाई के लिए उपयुक्त, देर से बुवाई के लिए उपयुक्त, देर से बुवाई के लिए
उपयुक्त है कौन सी? NRCHB 101। अब हम बात करते हैं PGSH 51। PGSH 51 ये कैसी वैरायटी है? कनौला टाइप वैरायटी। कैसी है? कनौला टाइप वैरायटी। कनौला टाइप प्रजाति है। ठीक है, ये यहां तक ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोल्जा ऑयल किससे प्राप्त होता है? मस्टर्ड से प्राप्त होता है, ये भी लिख लो। कोल्जा ऑयल कच्ची मस्टर्ड से प्राप्त होता है। किससे? कच्ची मस्टर्ड से तैयार ऑयल। इसका क्या प्रयोग किया जाता है? इंजन के स्नेहन वगैरह में तैयार तेल, जो स्नेहन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कोल्जा ऑयल का प्रयोग स्नेहन के रूप में करते हैं। कच्ची मस्टर्ड से तैयार तेल होता है, इसका प्रयोग स्नेहन के रूप में करते हैं। स्नेहन के रूप में प्रयोग। ठीक है, यहां तक हमने देखा कि इसका प्रयोग स्नेहन के रूप में करते हैं। अब ये NRCHB 506 की कहानी थी, हमने इसको सुलटा दिया, निपटा दिया, खत्म कर दिया, इसका मर्डर कर दिया। अब हम आपको और भी चीजें बताएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे अगला पड़ाव आएगा हमारा पूसा जय किसान का। पूसा जय किसान भी बहुत पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम पूसा जय किसान पर आते हैं और देखते हैं पूसा जय किसान से संबंधित कितनी बातों पर हम चर्चा करते हैं। फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर पूसा जय किसान की ओर हम एंट्री करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, पूसा जय किसान के बारे में जानते हैं और पूसा जय किसान से संबंधित चीजें लिखते हैं। पूसा जय किसान, जिसको बायो 902 भी कहते हैं, बायो 902 की श्रेणी में भी रखते हैं। अब पूसा जय किसान को आप कहोगे सर सारी वैरायटियों को तो आप ऐसे निपटा दिए, इसको एक बॉक्स में बंद करके निपटा रहे हो। तो ध्यान देना, जितना बढ़िया बॉक्स होगा उतनी बढ़िया मिठाई होगी। कहने का मतलब पूसा जय किसान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट, जरा देखते हैं। लिखेंगे ब्रेसिका जंसिया की फर्स्ट सोमैटिक क्लोन या सोमैटिक, क्या लिखा? ब्रेसिका जंसिया की फर्स्ट सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से तैयार किस्म, तैयार किस्म किससे तैयार है? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से। क्या लिखेंगे? वरुणा T59 का सोमैटिक क्लोन है। क्या है? ये वैरायटी वरुणा का क्लोन है। क्लोन मतलब एज इट इज, पूरी कॉपी निकाल देना, फोटोकॉपी। तो वरुणा का ही फोटोकॉपी है ये। कौन सी? पूसा जय किसान। अब बात करते हैं वरुणा की कहानी। तो वरुणा एक नदी का नाम है जिसके तट पर बनारस भी स्थित है। वरुणा और 80 नदियों के बीच में बनारस स्थित है, इसीलिए उसका नाम वाराणसी पड़ा। वरुणा और 80 नदियों के बीच। तो एक प्रोफेसर थे चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के, तो अपने घर जा रहे थे। उनका घर पूर्वांचल में पड़ता है, तो लखनऊ से लेकर के बनारस तक एक गाड़ी चलती है जिसका नाम है वरुणा एक्सप्रेस। तो उस वरुणा एक्सप्रेस से वो गुजर रहे थे,
उन्नाव के आसपास उनको एक पौधा दिखा, उनको उन्होंने उस पौधे को कलेक्ट किया और रिसर्च किया और वैरायटी डेवलप कर दी, वरुणा उसका नाम रख दिया, क्योंकि उस ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन अचानक कहीं रुकी हुई थी, इसलिए उन्होंने ट्रेन का जिक्र किया और ट्रेन का नाम रखा। इसी वरुणा का सोमेटिक क्लोन बनाया पूसा जय किसान। अब पूसा जय किसान कब तैयार हुई? तो 1994 में IARI के प्रोफेसर डॉक्टर VL चोपड़ा, डॉक्टर VL चोपड़ा द्वारा विकसित। तो ये है पूसा जय किसान की कहानी। तो हमने पूसा जय किसान की कहानी के बारे में जिक्र कर लिया और पूसा जय किसान के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब एक कहानी आती है इसमें कि 00 000 किससे संबंधित है? 00 एंड 000 का संबंध किससे है? तो सरसों से। किससे है? सरसों से। क्या होता है 00 और क्या होता है 000? दोनों को जानते हैं। 00 की कहानी जानते हैं। 00 का मतलब होता है लो इरूसिक एसिड। लो इरूसिक एसिड। तो जो 00 वैरायटी डेवलप की जा रही हैं उनका तात्पर्य क्या है? लो इरूसिक एसिड। उनमें इरूसिक एसिड की मात्रा कम की जाए और इसका मतलब होता है लो ग्लूकोसाइनोलेट। लो ग्लूकोसाइनोलेट। तो 00 की जो वैरायटी होंगी, जैसे PGSH 51 एक कनोला टाइप 00 वैरायटी है, तो 00 जो भी वैरायटी होंगी उनमें इरूसिक एसिड कम होगा और लो ग्लूकोसाइनोलेट की मात्रा भी कम होगी। अब उसके बाद 000 की बात आती है। 000 की जब बात आती है तो ये 000 का संबंध यहां से देखने को मिलता है। 000 का मतलब होता है लो इरूसिक एसिड। लो इरूसिक एसिड। जो 000 वैरायटी होंगी उनका उद्देश्य क्या होगा कि इनमें इरूसिक एसिड की मात्रा कम हो। लो ग्लूकोसाइनोलेट। लो ग्लूकोसाइनोलेट मतलब ग्लूकोसाइनोलेट की मात्रा इनमें कम होगी और थिन सीड कोट, जो सीड कोट होगा वो पतला होगा। थिन सीड कोट, जो सीड कोट होगा भाई साहब वो कैसा होगा? पतला होगा। तो 00 और 000 का संबंध किससे? सरसों से है। 00 का मतलब क्या होता है? 000 का मतलब क्या होता है? क्यों ये सरसों में उपयोग किया गया? क्योंकि हम नई जो सरसों बना रहे हैं 00 और 000 उनमें क्या उद्देश्य हमारा है कि इरूसिक एसिड कम हो, ग्लूकोसाइनोलेट कम हो और सीड कोट पतला हो, ताकि ऑयल का परसेंटेज ज्यादा हमें मिल सके। ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे DMH 11 DMH 11 के बारे में। DMH 11 क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर DMH 11 पढ़ते हैं, उसके बाद डिजीज और पेस्ट पढ़ लेते हैं, मस्टर्ड को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, फिर मस्टर्ड से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। आगे हम लोग बात करेंगे DMH 11 की बात करेंगे। DMH 11 क्या है? DMH 11 क्या बोलते हैं इसको? धरा मस्टर्ड 11। धरा मस्टर्ड 11 DMH 11। इसके बारे में बहुत डिटेल से तो चर्चा आपको नहीं कराएंगे, परंतु जो भी है इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देंगे ताकि आप पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सको। ठीक है, DMH 11 क्या है? फर्स्ट एडिबल जीएम क्रॉप। फर्स्ट एडिबल जीएम क्रॉप वैरायटी इन इंडिया। वैरायटी इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट GM जो क्रॉप था वो कॉटन था, परंतु कॉटन एडिबल नहीं है, तो
तो फर्स्ट एडिबल जीएम क्रॉप वैरायटी इन इंडिया, ये फर्स्ट जीएम ऑफ ब्रेसिका जेनेसिया, फर्स्ट जीएम वैरायटी ऑफ ब्रेसिका जेनेसिया, मतलब ब्रेसिका जेनेसिया की पहली जीएम क्रॉप है। अब जीएम क्या होता है? जेनेटिक मॉडिफाइड, आनुवांशिकी तरीके से रूपांतरित करना, ट्रांसजेनिक या जेनेटिक मॉडिफाइड, ठीक है। ट्रांसजेनिक क्रॉप या जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप जीएम क्रॉप है। भारत में जब भी जीएम क्रॉप कोई निकाली जाती हैं या बाहर की जीएम क्रॉप भारत में उगाई जाती हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा क्या लेना पड़ता है? हमें परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। उसके भी बारे में बात करेंगे। तो डीएमएच 11 विकसित कहां से हुई? तो ध्यान देना, विकसित की बात करते हैं तो इसको विकसित कौन? डॉक्टर दीपक पेंटल, डॉक्टर दीपक पेंटल कहां के हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर दीपक पेंटल के द्वारा ये विकसित की गई। अब विकसित करने पर इसमें कुछ जीन प्रयोग किए गए, जीन का प्रयोग किया गया। क्यों जीन का प्रयोग किया गया? कुछ जीन क्या करते हैं? स्टेराइल बनाते हैं। इसमें जीन का प्रयोग किया गया और कितने जीन प्रयोग किए गए? 3 जीन प्रयोग किए गए। कितने? 3 जीन प्रयोग किए गए। और वो तीनों जीन कौन कौन से हैं तो हम देख लेते हैं। एक तो है वार, एक है वार्नेज, वार्नेज जिसका स्टेराइल में प्रयोग किया गया, एक है वार्स्टर, वार्नेज वार्स्टर टेक्निक भी डेवलप की गई। ये जो जीन प्राप्त किए गए तीनों जीन, ये कहां से प्राप्त किए गए? एक बैक्टीरिया से प्राप्त किए गए। ये तीनों जीन एक जीवाणु से प्राप्त किए गए, जीवाणु से प्राप्त किए गए। और उस जीवाणु का नाम क्या है? बैसिलस एमाइलोफैसिएंसिस। क्या नाम है उस जीवाणु का? तो लिखते हैं उस जीवाणु का नाम बैसिलस एमाइलो क्यू फैसिएंसिस, फैसिएंसिस, एमाइलो क्यू फैसिएंसिस। ये बैक्टीरिया है, इससे ये जीवाणु प्राप्त किए गए वार्नेज वार्स्टर, इसका प्रयोग करके ये वैरायटी डेवलप की गई। डॉक्टर दीपक पेंटल के द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय से डेवलप की गई और फर्स्ट जीएम वैरायटी ऑफ जेनेसिया होता है। जीएम का मतलब क्या होता है साहब? जीएम का मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफाइड। क्या होता है? जेनेटिक मॉडिफाइड। जेनेटिक मॉडिफाइड होता है। इसी को और भी दूसरे नाम से जाना जाता है ट्रांसजेनिक क्रॉप, ट्रांसजेनिक वैरायटी। इसको ट्रांसजेनिक वैरायटी भी कहते हैं, मतलब जीन को कहीं बाहर से लाके ट्रांस करना, उस जीन में उस वैरायटी में डाल देना। अब टीआई प्लाज्मिड के द्वारा ये जीन क्या होते हैं? मस्टर्ड में डाले जाते हैं। हायर प्रोडक्शन, ताकि हम डिपेंड ना रहें अदर कंट्री पर। ऑयल के केस में हमारा अच्छा प्रोडक्शन हो सके। डीएमएच 11 के बारे में, परंतु ये अभी सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा बना हुआ है। ये हमारी हेल्थ और एनवायरमेंट पर खरा नहीं उतर पा रही है, इस वजह से ये मुद्दा बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। अभी ये किसानों को नहीं मिल रहा है उगाने के लिए। जैसे ये कोर्ट केस फाइनल होगा, ये किसानों को मिलने लगेगा। और एडिबल जीएम क्रॉप है, बहुत ही इसका अच्छा प्रोडक्शन, ऑयल का क्वालिटी भी अच्छा है। और ये मान के चलो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने ऐसा ये कारनामा कर दिया। उनका नाम क्या है? डॉक्टर दीपक पेंटल, ठीक है। अभी तक हमारे इंडिया में एक ही क्रॉप है जो जीएम क्रॉप है, जो कॉटन का है, ठीक है, वीटी कॉटन जिसको बोलते हैं। 2002 में उसने जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से क्या कर लिया था? अप्रूवल ले लिया था और इंडिया में ग्रो की जा रही है। यहाँ तक हम बात समझ पा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं
इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। डिजीज और पेस्ट पर चर्चा करते हैं। चलिए आगे हम लोग अब वैरायटी से संबंधित सारी चीजों को देख लिए हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके डिजीज पर। डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है मस्टर्ड के, ये ध्यान देना। जो डिजीज इंपॉर्टेंट हैं वही हम आपको डिजीज पढ़ा रहे हैं। बाकी पैथोलॉजी में भी कुछ डिजीज का चर्चा करना है। एग्रोनॉमी में मोस्टली हम डिजीज पर चर्चा कर लेते हैं। जो बचे हुए डिजीज हैं या जिनसे कुछ अच्छे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, डिजीज का मैनेजमेंट जो होगा वो हम पैथोलॉजी में भी देखेंगे। पहला डिजीज हमारे सामने आता है वाइट ब्लिस्टर। वाइट ब्लिस्टर या इसको हम बोलते हैं वाइट रस्ट। वाइट रस्ट, वाइट ब्लिस्टर या वाइट रस्ट होता है, ये कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। और उस कवक का नाम होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा। क्या नाम होता है? एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा नाम होता है उस कवक का, ये कवक का नाम है। दूसरा डिजीज की हम बात करते हैं तो दूसरा डिजीज आता है अल्टरनेरिया ब्लाइट। अल्टरनेरिया ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब होता है पत्तियां बिल्कुल आग जैसी झुलसी हुई दिखाई देंगी। सिमकास्ट, ब्लाइट कास्ट इसके लिए प्रोडक्शन के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। तो अल्टरनेरिया ब्लाइट की हम बात करते हैं, ये भी किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। नाम क्या होता है? अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया ब्रेसिकी। अल्टरनेरिया ब्रेसिकी नाम के कवक से अल्टरनेरिया ब्लाइट होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अगला जो रोग लगता है वो पाउडरी मिल्ड्यू भी लगता है। कौन सा लगता है? पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू की हम बात कर लेते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू जिसको हम चूर्डिल आसिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चूर्डिल आसिता। ये लगता है पाउडरी मिल्ड्यू। पर्नोस्पोरा, ये भी कवक के द्वारा लगता है। पर्नोस्पोरा, ब्रेसिकी किसके द्वारा लगता है? पर्नोस्पोरा ब्रेसिकी नाम के कवक के द्वारा लगता है। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट डिजीज पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पेस्ट पे डिजीज कर पॉइंट आएगा पेस्ट का। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, डाउनी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू। हमने डिजीज के बारे में चर्चा कर ली। अब एक आता है कप के आकार की पत्तियां हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? पत्तियां प्याले नुमा हो जाती हैं। किसकी कमी से? सल्फर की कमी से। चौथा नंबर, पत्तियों का प्याले नुमा आकार। पत्तियों का प्याले नुमा आकार, पत्तियों का प्याले नुमा आकार की जब बात आएगी तो वो किसकी कमी से होगा? सल्फर की कमी से होगा। किसकी? सल्फर की कमी से। सल्फर की कमी से पत्तियों का प्याले नुमा आकार हो जाता है। कप के आकार की पत्तियां हो जाती हैं। प्याले नुमा या कप शेप। कप शेप में लीव्स जो होती हैं वो प्याले नुमा या कप शेप में आ जाती हैं। तो ये तीन प्रकार के डिजीज जो हैं सरसों में लगते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाइट ब्लिस्टर या व्हाइट रस्ट, जिसको एल्ब्यूगो कैंडिडा के नाम से हम जानते हैं। ये फंगस से लगता है जिसका नाम क्या होता है? एल्ब्यूगो कैंडिडा। सभी लोग क्लास को शेयर करते रहेंगे ताकि हर एक चीज़ें आपको मिलती रहें। इसका जो पीडीएफ है पूरा क्रॉप प्रोडक्शन का आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। जैसे ही क्रॉप प्रोडक्शन की सारी क्लासेस समाप्त होंगी हम एक साथ में आपको कंप्लीट पीडीएफ दे देंगे ताकि आपको अध्ययन करने में आसानी रहे। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मस्टर्ड।
तो इंसेक्ट पेस्ट की जब कभी बात आएगी तो इंसेक्ट हम किसे कहेंगे और पेस्ट किसे कहेंगे? तो इंसेक्ट वही होगा जो फसलों को तो नुकसान पहुंचाएगा परंतु उसकी 3 जोड़ी टांगे होंगी, वो इंसेक्ट होगा। पेस्ट में कुछ भी हो सकता है जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाता है, सारे पेस्ट होते हैं, चाहे वो खरपतवार हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो कोई आदमी हो, चाहे आपका दुश्मन हो, फसल को नुकसान पहुंचा दे तो वो क्या कहलाएगा? पेस्ट कहलाएगा। पेस्ट में सबसे पहला आता है हमारा माहू। ध्यान देना, माहू। माहू का नाम क्या होता है सरसों में? लीफाफिस, लीफाफिस एरिसिमी, लीफाफिस एरिसिमी। माहू का बेचारे का जीवन काल जो होता है वो मात्र 49 दिन का होता है, एरिसिमी। ठीक है, और ये अपना बर्थडे भी नहीं मना पाता, 1 साल का भी नहीं हो पाता, परंतु बड़ा खतरनाक है। इसका नर और मादा जो होता दोनों खतरनाक होते हैं। इसकी जो मादा होती है गर्भ से ही निषेचित अंडों को बाहर निकालती है, इसलिए इसको कहा जाता है ओबी विवी पॉजिटरी। पार्थिनोजेनेसिटी भी इसमें पाई जाती है, ओबी विवी पॉजिटरी कंडीशन भी देखने को मिलती है, मतलब निषेचित अंडे बाहर निकालती है। ठीक है, और लगभग लगभग अपने जीवन काल में 45 प्लस लाइफ साइकिल बना के जाता है। माहू की बात कर लिए हम लोग। दूसरा पेंटेड बग, पेंटेड बग। ये जो पेंटेड बग होता है हेमिप्टेरा ऑर्डर का होता है, माहू भी हेमिप्टेरा में आता है, परंतु जो बग होता है पेंटेड बग, इसके ऊपर पेंटेड का टाइप के स्पॉट पड़े रहते हैं। इसका नाम होता है वेगराडा क्रूसीफेरम, वेगराडा क्रूसीफेरम, वेगराडा क्रूसीफेरम, ये इसका नाम होता है। तीसरा इंसेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, इसी में सरसों वगैरह में लगता है, डायमंड वैक मॉथ, डायमंड वैक मॉथ। इसको हॉर्टिकल्चर में भी पढ़ाया जाएगा। ये डायमंड वैक मॉथ जिसको डीवीएम बोलते हैं, डायमंड वैक मॉथ किसके द्वारा लगता है? प्लूटेल्ला जाइगोस्टेल्ला। क्या नाम होता है? प्लूटेल्ला जाइगोस्टेल्ला, जाइगोस्टेल्ला, प्लूटेल्ला जाइगोस्टेल्ला नाम के इंसेक्ट को हम डायमंड बैक मॉथ कहते हैं। लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, आरा मक्खी, आरा मक्खी। यहां से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे ये सब डिस्कशन कर लेते हैं अपने। साफ्लाई, आरा मक्खी क्या नाम होता है आरा मक्खी का? एथेलिया, एथेलिया लुगेंस प्रोक्सिमा। तो एथेलिया प्रोक्सिमा क्या नाम होता है? एथेलिया प्रोक्सिमा होता है। ठीक है, यहां तक बात आ गई एथेलिया प्रोक्सिमा। बात आती है जो आरा मक्खी होती है, ये पत्तियों को काटती है तो आरी जैसी पत्तियां दिखाई पड़ती हैं। कैसी? आरी से कटी हुई पत्तियां दिखाई पड़ती हैं, और ये हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर में आती है, हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर का है। हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर में सभी इंसेक्ट बेनिफिशियल होते हैं, बट ये एक हार्मफुल होती है। क्या होती है? हार्मफुल होती है, जो नुकसान करती है। बाकी हाइमेनोप्टेरा में बी बास्प, आंट वगैरह जो आते हैं वो हमारे लिए फायदेमंद होती है। सभी मक्खियां डिप्टेरा में आती हैं, बट दो ऐसी मक्खियां होती हैं जो डिप्टेरा को छोड़कर अलग ऑर्डर में आती है, जैसे व्हाइट फ्लाई हेमिप्टेरा और साफ्लाई हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर में आती है। इसका जो लार्वा होता है, इसका जो लार्वा होता है उसमें प्रोलेग्ड की संख्या बहुत पूछी जाती है। प्रोलेग्ड, जो इसमें प्रोलेग्ड होते हैं वो लगभग लगभग 6 से लेकर के 8 होते हैं। कितने होते हैं? 6 से लेकर 8। प्रोलेग्ड क्या होते हैं? आवासी टांगे होती हैं इनमें। ठीक है, क्या होती हैं? आवासी टांगे। वो 6 से 8 तक देखने को मिलती। आप गूगल करना प्रोलेग्डिन साफ्लाई, आपको आ जाएगा बढ़िया सा इमेज बन के, आप वहां से देख सकते हैं प्रोलेग्ड की संख्या कैसी होती है। ठीक है, यहां तक हमने इंसेक्ट पेस्ट के बारे में चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजों पर, जैसे हम भंडारण की बात करते हैं। जो भंडारण की बात करेंगे तो भंडारण में यहाँ पर क्या क्या देखेंगे?
तो जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप थी, भंडारण हमने सबका देख लिया था, इसका भी भंडारण देख लेते हैं। तो इसके भंडारण में हम क्या करते हैं, 6 से लेकर के 8% नमी पर हम क्या करते हैं, भंडारित करते हैं, नमी पर भंडारित करते हैं। अब बात आती है कि एनपीके का रेशियो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एनपीके का अनुपात। अब एनपीके का अनुपात क्या है कि कितना हम रखते हैं अनाज वाली फसलों में, अनाज वाली फसलों में हम एनपीके का कितना अनुपात रखते हैं, अनाज वाली फसलें, इसमें हम कितना एनपीके का अनुपात रखेंगे, दलहनी फसलें, दलहनी फसलें, दलहनी फसलों में हम कितना अनुपात रखेंगे, और तिलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, तिलहनी फसलों में हम कितना अनुपात रखेंगे। चारे वाली जब फसलों का जिक्र करेंगे तो चारे वालों का लिखा देंगे। अब हम बात करते हैं अनाज वाली फसलों में हम एनपीके का जो अनुपात रखते हैं 4:2:1, दलहनों में हम रखते हैं 1:2:1, तिलहनों में रखते हैं 3:2:1, ये रेशियो रखा जाता है तिलहनों में। ठीक है, एनपीके का जो अनुपात की बात आती है, हमने तीनों जिक्र कर लिया एक साथ में, अलग अलग लिखवाते तो आप ध्यान नहीं देते, हमने इसलिए अनाज वाले में नहीं लिखवाया, हमने दलहन में नहीं लिखवाया, हम तिलहन में आके लास्ट में ये एक मुद्दा पूरा डिस्कशन कर लिए, जिससे आपको हमेशा ध्यान रहेगा। अब हम बात करते हैं, एक मिशन चला था जो ऑयलसीड को लेकर था, जिसका नाम था टीएमओ। क्या नाम था, टीएमओ। क्या इस मिशन का नाम था, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयलसीड, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयलसीड। कब चला था, 1986, 25 मई 1986 में ये टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयलसीड चला। बाद में इसी का रीनेम हो गया, इसका रीनेम क्या हो गया, टेम्पो। टेम्पो इसका मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन पल्सेस एंड ऑयलसीड, पल्सेस एंड ऑयलसीड, ये इसका रिनेम्ड हुआ। क्या नाम रख दिया गया, अब टेम्पो। तो अब टेम्पो आए, टीएमओ आए, दोनों के बारे में हमने आपको बता दिया। मस्टर्ड एंड रेप सीड से जुड़ी हुई सारी कहानी आपको हमने बता दिया। अब अपना ऑयल सीड क्रॉप का जो मैटर था वो कंप्लीट हो गया है। चाहे टीजीटी पीजीटी एग्जाम की बात कर लो, चाहे टीए की बात कर लो, चाहे यूपी कैटेट की बात कर लो, हर एक सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने आपको पूरा करा दिया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे अपने फोडर क्रॉप, चारे वाली फसलें, अपने जानवरों का भी ध्यान रखेंगे अपने साथ साथ, जो भी हम पशु पालते हैं, क्योंकि हम मिश्रित खेती में विश्वास करते हैं कि भारत का किसान घर पे जानवर, खेत में फसलें होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम जानवर नहीं पालेंगे तो हम कृषि कार्य कैसे करेंगे, उनसे जो प्राप्त हमें डंक होगा, गोबर होगा, उससे हम वर्मी कंपोस्ट, नेडप कंपोस्ट, कंपोस्ट कैसे तैयार करेंगे ताकि हम खेत में डालेंगे, हमारे मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में सुधार होगा। आज बीच में क्या हुआ, आज से 10 साल पहले, कि किसान थोड़ा जानवरों से सौतेला व्यवहार करने लगे और खेतों में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की भरमार कर दिया, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इन फील्ड। तो फिर क्या हुआ, उसका रेजिडुअल इफेक्ट हमारे सामने देखने को मिल रहा है। आज देखिएगा, न्यूट्रिशन हम प्रोडक्शन तो ले रहे हैं बट क्वालिटेटिव न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं, जिससे क्या होता है, जबानी में बुढ़ापे जैसी शक्ल दिखने लगती है, बालों में सफेदपन आने लगता है, चेहरा देखो तो झुर्रियां देखने को लगती हैं, पेट भरा भरा सा लगता है, खाया कुछ जाता नहीं है। यही सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखना है तो हमें थोड़ा ऑर्गेनिक पैटर्न पे जाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ देखना पड़ेगा। यहां तक हमने बात की, हमने बताया कि मस्टर्ड के प्रोडक्शन में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है और पूरे इंडिया में मोर देन 40% मस्टर्ड प्रोडक्शन इन
इंडिया किसका, राजस्थान का स्थान है। ध्यान रखना पूरे वर्ल्ड में अपन इंडिया सबसे नंबर 1 पर है मस्टर्ड के प्रोडक्शन पे। मस्टर्ड का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, एक तो कच्ची मस्टर्ड से जो हम ऑयल प्राप्त करते हैं इसको कोल्जा ऑयल बोलते हैं, जिसका हम इंजन के स्नेहन में लुब्रिकेटिंग के रूप में हम प्रयोग करते हैं। दूसरा, मस्टर्ड का हम मसाले के रूप में, कॉन्डिमेंट के रूप में भी यूज करते हैं, पिकल्स वगैरह बनाने में, अचार वगैरह बनाने में। मस्टर्ड का हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं जिससे हम सब्जियां बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कच्ची जो मस्टर्ड होता है उसको हम वेजिटेबल के रूप में भी यूज करते हैं, उसका जो साग होता है उसको हम खाने के रूप में भी यूज करते हैं। तो अब मस्टर्ड के बारे में ओवरऑल हमने सारा डिस्कशन कर लिया है। आप एक बार क्लास को और शेयर कर देना ताकि हर बच्चे के पास क्लास पहुंच सके, अपनी तैयारी को अच्छा कर सके। कल पढ़ेंगे एक बार फिर से जानवरों की देखरेख में चारों की फसलों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे और उनसे रिलेटेड संस्थान के बारे में भी हम जिक्र करते रहेंगे, ताकि हर एक चीज से रिलेटेड बिंदु का अगर हम वहीं निपटान कर देंगे तो आने वाले समय में आपको टेबल नहीं बनवाना पड़ेगा, आपको रटवाना नहीं पड़ेगा, आप हर चीज को विधिवत तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है।